हेलो एनिमे लवर्स, वन पीस एक कमाल का एक्शन एडवेंचर पैक्ड एनिमे है जिसमें 32 से भी ज्यादा स्टोरी आर्क्स हैं और 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। और ये वीडियो मैंने आर्क वाइज एक्सप्लेन किया है, तो हमें मोटिवेट रखने के लिए वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के पार्ट्स मैं लाता रहूं। तो चलिए वन पीस का सफर स्टार्ट करते हैं। गोल्ड रॉजर एक पायरेट किंग जिसके पास भर भर के पैसा, ताकत, शान और शौहरत है, लेकिन उसके मरने से पहले वो लोगों को बताता है कि उसने अपना सारा खजाना किसी जगह पर छुपा कर रखा है जिसे वन पीस कहा जाता है, जो कि उन्हें तभी मिलेगा जब वो इस पूरी दुनिया को देख लेंगे। और इसी बात से पूरी दुनिया में एक नया दौर शुरू हो चुका था, पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का समय। 11 साल बाद एक रेड हेड पायरेट एक छोटे से गाँव फूशा विलेज में आता है जो की समंदर के किनारे बसा हुआ था। एक साल रहने के बाद एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मोंकी डी लूफी है, वो उनकी शिप के पास आता है ताकि वो प्रूव कर सके कि वो इतना काबिल हो चुका है कि उनको ज्वाइन कर सके। और इसीलिए वो अपने चेहरे के लेफ्ट आई के नीचे एक कट मारता है। तभी वो सारे पायरेट्स उस लूफी को एक बार में ले जाते हैं जहां वो लूफी के इस पागलपन का जश्न मना सकें। लूफी उनके कैप्टन लाल बालों वाले शैंक्स को मनाने में लगा हुआ था कि वो उनकी गैंग को ज्वाइन करने के काबिल हो चुका है, लेकिन शैंक्स धीरे से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत छोटा है, प्लस उसे तैरना भी नहीं आता। तभी अचानक से एक डकैतों का ग्रुप जिनका सरदार का नाम हिगुमा है बार में एंटर करते हैं। दारू का ऑर्डर लगता है, लेकिन बार टेंडर माकिनो मना कर देती है क्योंकि सारी शराब शैंक्स और उसके पायरेट्स पी गए थे। तभी शैंक्स अपनी आखिरी बोतल हिगुमा को ऑफर करता है, लेकिन हिगुमो उसे शैंक्स के सर पर ही फोड़ देता है और बोलता है कि वो पायरेट से नहीं डरता, भले ही उसके सर पे 80 लाख बैरी का इनाम ही क्यों ना हो। खैर शैंक्स कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे माकिनो और उसके बार को ही नुकसान होता, तो वो शांति से माफी मांगता है और वहाँ की गंदगी साफ करने लगता है जो कि हिगुमा और उसकी गैंग्स जाते हुए कर जाते हैं। उसके जाते ही शैंक्स और उनकी गैंग हंसने लगती है, लेकिन लूफी इस बात से खुश नहीं था क्योंकि शैंक्स अपने लिए लड़ भी नहीं पाया। वो बार के बाहर जाना चाहता था हिगुमो को पीटने के लिए, लेकिन शैंक्स उसके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इससे भी लूफी भागे जा रहा था, जिस पर सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि लूफी के हाथ रबड़ की तरह खिंच गए थे। उन्हें ये देखकर समझ आ जाता है कि लूफी ने एक डेविल फ्रूट जिसका नाम गोम गोम फ्रूट है वो खा लिया है, जो कि वो लोग चुरा कर लाए थे। शैंक्स उसे समझाता है कि अब उसकी बॉडी रबर की बन गई है और अब वो तो चाह कर भी पूरी जिंदगी तैर नहीं सकता और इसीलिए उसके पायरेट बनने का सपना तो गया समझो। कुछ समय बाद रेड हेयर पायरेट्स अगले सफर पर निकलने वाले थे। लूफी अपनी नई पावर्स के मजे ले रहा था और बार में बैठा हुआ था। तभी हिगुमा गैंग वापस आकर शराब मांगती है। उसके बाद तुरंत माकिनो मेजर वुडस्लैप को घबराते हुए बोलती है कि लूफी को डकैत उठाकर ले गए हैं क्योंकि वो उनसे लड़ने में लगा हुआ था। हिगुमा का पहला प्लान था कि वो लूफी को ऐसे सर्कस में बेच देगा जहां उसकी बॉडी की कोई कीमत होगी, लेकिन बाद में वो गुस्से में उसे मारने का सोचता है। लेकिन उससे पहले शैंक्स और उसके रेड हेयर पायरेट्स वहां पर आ जाते हैं। एक डकैत बंदूक सीधा शैंक्स के सर पर रखता है। तभी अचानक से रेड हेयर पायरेट्स का साथी लकी रॉक्स उसे गोली मार देता है। शैंक्स बोलता है वो अपनी बेइज्जती सह सकता है, लेकिन उसके दोस्तों को चोट पहुंचाए वो नहीं सहेगा। तभी रेड हेयर पायरेट्स का पहला साथी बेन बैकमैन अकेले ही सारे डकैतों को साफ कर देता है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रेड हेयर पायरेट्स कितने ताकतवर हैं। और अभी तो शैंक्स ने अपने हाथ खराब भी नहीं किए हैं। लेकिन इसी बीच स्मोक बॉम्ब से हिगुमा वहां से लूफी को लेकर भाग जाता है। हिगुमा लूफी को समंदर के बीचों बीच लाकर पानी में फेंक देता है। अब जबकि लूफी की रबर की बॉडी बन चुकी है तो उसे तैरने में रुकावट आती है। तभी एक सी मॉन्स्टर जिसे किनारे का देवता बोला जाता है समंदर से बाहर निकलता है और निकलते ही हिगुमा को अपना डिनर बना लेता है। और जैसे ही लूफी की तरफ बढ़ता है शैंक्स वहाँ सही समय पर आ जाता है, जो कि लूफी को बचाने में कामयाब हो गया था, जिससे खुद देवता भी डरकर भाग गया था। शैंक्स खुश था कि लूफी ठीक है, लेकिन लूफी दुखी था क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में शैंक्स ने अपने एक हाथ को देवता को ऑफर कर दिया है। अब रेड हेयर पायरेट्स के जाने का समय हो गया था फूसा विलेज से क्योंकि कुछ काम करने का टाइम था, लेकिन लूफी उन्हें मना कर देता है कि वो अब उनके रेड हेयर पायरेट्स का साथी नहीं बनेगा और वो अपना खुद का एक गैंग बनाएगा जो कि रेड हेयर पायरेट से ज्यादा ताकतवर होगा और वो सबसे बड़ा गोल्ड रॉजर का खजाना वन पीस ढूंढकर पायरेट किंग भी बनेगा। लूफी के वर्ड सुनकर शैंक्स उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून देख रहा था और वो उसे अपनी स्ट्रॉ हैट देकर बोलता है कि वो उसे तब वापस लेगा जब वो शैंक्स से भी बड़ा और ताकतवर बन जाएगा। रेड हेयर पायरेट्स वहाँ से निकलते हैं अपने समंदर के सफर के लिए और शैंक्स और बैकमैन दोनों ही आपस में खुश हो रहे थे
कि लूफी भविष्य में काफी बड़े बड़े काम करने वाला है। 10 साल बाद लूफी अपनी छोटी सी बोट से तैर रहा था। लॉर्ड ऑफ द कोस्ट यानी समंदर का देवता तभी अचानक से बाहर निकलता है, जिसे संभालने के लिए लूफी गोम गोम पिस्टल यानी अपने रबड़ के पंच से उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। समंदर में जाते हुए लूफी सोच लेता है कि उसे कम से कम 10 लोगों का क्रू चाहिए अपनी बोट चलाने के लिए, और अपने बोट का सिंबल जॉली रॉजर बना लेता है। और उसके पायरेट किंग बनने का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही उसकी बोट एक वर्लपूल यानी पानी के बवंडर में खिंची चली जाती है। लेकिन खुद को बचाने के लिए वो एक पायरेट शिप को देखता है जो कि एक आइलैंड के पास खड़ी थी। अब उस पायरेट शिप की मालिक या कहे कैप्टन थी एल्विडा। सुंदर नहीं बल्कि मोटी और खतरनाक इसलिए क्योंकि वो अपने क्रूमेट्स को हमेशा परेशान करती रहती है। मारपीट तो ऐसे करती थी जैसे उसका कोई शौक है। और इससे सबसे ज्यादा शिकार होने वाला एक ही लड़का था, कैबिन बॉय कोबी, जिसे वो एक काम देती है बेस पर नजर रखने के लिए। तभी कोबी की नजर एक लकड़ी के बैरल पर पड़ती है, जिसे देखकर उसको लगता है कि उसमें शराब होगी और उसे छुपकर अकेले पीने का सोचता है। लेकिन तभी कुछ क्रू मेंबर्स उसके साथ हो लेते हैं और जैसे ही वो बैरल को खोलने वाले थे, लूफी उसे तोड़कर बाहर निकलता है क्योंकि वो अपनी शिप जाने के बाद उसमें सो रहा था और तैरते हुए यहाँ पहुँच गया। अब ये सब होने पर एल्विडा उस आइलैंड पर सारे लोगों के साथ हमला कर देती है और वहाँ पर तबाही मचा चुकी थी। तभी उसे 3 साथी उसके पास आकर बोलते हैं कि कोबी लूफी के साथ यहाँ से भाग गया है। तभी कोबी लूफी को एक छोटी सी बोट दिखाता है जो कि उसने छुपा कर रखी थी, जिसे वो 2 साल पहले से बना रहा है, जब से एल्विडा और उसके क्रू में वो गलती से फंस गया। लेकिन अब वो इसे लूफी को देने का सोचता है क्योंकि वो एल्विडा से कभी भाग नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी है। लूफी कोबी की बातों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देता, लेकिन बोलता है कि वो अपने सपने के लिए मर भी सकता है और उसका सपना है पायरेट किंग बनना और वन पीस का खजाना ढूंढना। जिसे सुनकर कोबी भी सोचता है कि उसे भी अपने सपने मरीन फोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऐसा ही जुनून चाहिए जिससे वो एल्विडा जैसे पायरेट्स को पकड़ सके। तभी अचानक से एल्विडा और उसके क्रू मेंबर्स छत तोड़कर एंट्री मार देते हैं। एल्विडा कोबी को एक आखिरी मौका देती है बचने का, अगर वो उसे इस समंदर की सबसे खूबसूरत औरत बोलेगा। तभी लूफी उसे बेइज्जती करते हुए बोलता है कि ये मोटी कौन है। कोबी डर की वजह से लूफी को बोलने लगता है कि ये गलत बोल रहे हो, लेकिन उसे याद आता है कि अब वो हिम्मत करेगा अपने सपने के लिए और वो एल्विडा की बेइज्जती भर भर के करता है। जिसे सुनकर एल्विडा और उसके क्रू मेंबर्स हैरान हो गए थे और हमला करने का सोचते हैं। जैसे ही हमला करने वाले थे, कोबी से इम्प्रेस हुआ लूफी जंप करता है बाहर निकलने के लिए, जिससे शिप तो टूट जाती है लेकिन उसकी बॉडी नहीं, क्योंकि वो रबड़ का बना हुआ है। तभी वो एल्विडा को गम गम पिस्टल से जोरदार एक पंच मारता है, जिसे देखकर सब हैरान हो गए थे। तभी लूफी क्रू मेंबर से कोबी को एक बोट देने का बोलता है और वो लोग डरते हुए करते भी हैं। वहाँ से निकलते हुए उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसी शिप की एक बोट चुराकर भाग रही थी, लेकिन वो लोग बिना रुके वहाँ से निकल जाते हैं। कोबी बताता है लूफी के साथ समंदर में तैरते हुए कि उसका सपना पूरा करने के लिए उन्हें ग्रैंड लाइन की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ एक जगह है जिसका नाम है पायरेट ग्रेवयार्ड यानी लुटेरों की कबर। लेकिन इस सफर के लिए लूफी को एक अच्छी सी बोट और क्रू मेंबर्स चाहिए होंगे, जिससे उनका ये सफर आसान बनेगा। और इसके लिए वो जाने माने नामी शिकारी और मरीन फोर्स के कैदी रोरोनोआ जोरो को लेने के लिए निकलते हैं, जिसे उन्होंने एल्विडा के साथियों से सुना था। लेकिन कोबी डर में था क्योंकि रोरोनोआ जोरो को एक शैतान, एक डीमन बीस्ट बोला जाता है। कोबी बोट को चलाते हुए उसे सही दिशा में लेकर चला जा रहा था। वो दोनों फाइनली सेल्स टाउन पहुंच जाते हैं, जहां मरीन फोर्स ने जोरो को कैद कर रखा है। लूफी और कोबी रेस्टोरेंट में मस्त खाना खा रहे थे और अपने अपने रास्ते के जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन कस्टमर लूफी के मुंह से जोरो का नाम सुनकर डर जाते हैं और जंप करते हैं। तभी कोबी मरीन फोर्स के कैप्टन मॉर्गन का जिक्र करता है, जिससे एक के बाद एक झटका लग रहा था वहाँ के कस्टमर को कि ये दोनों आखिर करने क्या वाले हैं। वहाँ से निकलकर दोनों मरीन बेस की तरफ जाते हैं, जहाँ जोरो उन्हें एक लकड़ी के क्रॉस पर बंधा हुआ दिखता है जो कि परेड ग्राउंड की बड़ी बड़ी दीवारों के बीच में था। लूफी के पास आते ही जोरो उससे उसको आजाद करने को बोलता है। तभी वहाँ एक छोटी सी रीका नाम की बच्ची दीवार चढ़ के जोरो को राइस बॉल खिलाने आई थी, लेकिन ये हो पाता इससे पहले मॉर्गन का बेटा हेलमैप वहाँ पर आ जाता है और उन राइस बॉल्स को छीनकर जमीन पर फेंक देता है और अपने पैरों से दबा देता है क्योंकि वो खाने में काफी मीठे थे। वो इसका गुस्सा रीका पर निकालता है क्योंकि वो जोरो की मदद करने वाली थी खाने के लिए, और अपने साथी मरीन से उसे गुनहगार मानकर बाहर दीवार के फेंक देने का ऑर्डर देता है। मरीन वाले इतना सीरियसली फेंकते हैं कि
कि वो दीवार के बाहर गिरने वाली थी, पर लूफी रीका को पकड़ लेता है। लूफी जो कि उनके आने पर छुपा हुआ था, उनके जाते ही परेड ग्राउंड में जोरो के पास फिर से आता है। जोरो हालांकि उसके पायरेट बनने का ऑफर मना कर देता है क्योंकि उसके खुद के कुछ प्लान्स थे और बताता है कि ये सजा तब पूरी होगी जब वो यहाँ पर बिना खाए पिए 1 महीने तक जिंदा रहेगा, अगर जिंदा रहा तो, जो कि हेलमैपो ने ही दी थी। लेकिन वो लूफी से बोलता है कि उसे वो बस राइस बॉल जो गिरी पड़ी हैं वो उसे खिला दो। बिना सोचे कि ये गंदी है और इसमें इतनी ज्यादा मिट्टी लगी है, जोरो उन्हें आराम से खा लेता है और लूफी के जरिए मैसेज देने को बोलता है रीका को कि ये राइस बॉल्स बहुत ज्यादा अच्छे बने थे। लूफी सेल्स टाउन वापस आकर रीका को बताता है कि उसका खाना जोरो को बहुत अच्छा लगा। रीका बोलती है कि कैप्टन मॉर्गन और हेलमैपो इस टाउन पर बहुत जुल्म करते हैं और यहाँ के राजा बन बैठे हैं, जब मनचाहा लोगों को छोटी छोटी बातों पर मौत की सजा सुना देते हैं। जोरो की कोई गलती नहीं थी, उसने तो बस मुझे हेलमैपो के एक कुत्ते से बचाया था। तभी हेलमैपो टाउन में आ जाता है और लोगों को उसके सामने झुकने के लिए बोलता है और खबर देता है कि जोरो को 3 दिन में मार दिया जाएगा, जिसे सुनकर लूफी को काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ता है क्योंकि उसने जोरो को मजाक में ही बोला है कि वो उसे 1 महीने में आजाद करेगा। अब इतना सुनकर लूफी उसको मुक्का मार ही देता है। कोबी लूफी को और करने से रोकता है, लेकिन हेलमैपो गुस्से में बोलता है कि वो इसे जाके पापा को बताएगा और बोलता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। सारे लोग वहां से अपने अपने घर पर चले जाते हैं। लूफी मरीन बेस में जाकर जोरो से फिर से मिलता है, लेकिन इसके बाद भी जोरो उसका साथी बनने को तैयार नहीं था। लूफी का ध्यान जोरो की तलवारों पर जाता है कि वो कहां पर हैं। जोरो बताता है कि वो हेलमैपो ने उससे ही ले ली थी। तभी लूफी डिसाइड करता है कि अगर वो जोरो की तलवारें वापस लाकर उसे देगा तो वो उसका साथी बनेगा, जिस पर जोरो हैरान था और बिना जवाब सुने ही लूफी वहां से बेस की तरफ चला जाता है, जहां मॉर्गन के सिपाही मॉर्गन के सामने थे। मॉर्गन पूछता है कि आजकल ये टाउन के लोग इतना कम टैक्स क्यों दे रहे हैं, जिस पर वो डरते हुए बोलते हैं कि कैप्टन, टाउन गरीब हो गया है। लेकिन मॉर्गन को इससे कोई फर्क नहीं था, वो तो इससे अपनी बेइज्जती समझता है। तभी हेलमैपो आकर मॉर्गन को लूफी को मारने को कहता है, लेकिन मॉर्गन इग्नोर करते हुए छत पर चला जाता है, जहां पर वो अपनी स्टैचू को खड़े करने की तैयारी देखने में लगा हुआ था। हेलमैपो पूछता है कि क्या वो उसको मारने वाले को मारेगा नहीं, जिस पर वो जवाब देता है कि हेलमैपो अब इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और वो उनको ही मारता है जो मॉर्गन की बेइज्जती करते हैं। तभी उसी वक्त मॉर्गन को खबर मिलती है कि रीका नाम की एक बच्ची ने परेड ग्राउंड में घुसकर उनका कानून तोड़ा है, जो कि मॉर्गन की बेइज्जती ही है, लेकिन हेलमैपो ने उसे उस वक्त जाने दिया था। कैप्टन इतना सुनकर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो रीका को मार देंगे। जब ऐसा करने से सोल्जर्स मना करते हैं क्योंकि वो एक बच्ची है, तो मॉर्गन अपनी कुल्हाड़ी वाले हाथ से उसको मारता है। उतने में लूफी किसी को ढूंढने में लगा हुआ था बेस के अंदर कि वो जोरो की तलवारों तक उसे पहुंचा सके। तभी आवाज छत पर से आती है, जहां मॉर्गन और उसके साथी आपस में बात करने में लगे हुए थे। लूफी अपने हाथ स्ट्रेच करके अपने आप को ऊपर की तरफ खींचता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो छत के ऊपर से और भी ज्यादा ऊपर चला गया था और वहां से सही लैंडिंग करने के चक्कर में वो मरीन वाले जिन रस्सियों से मॉर्गन की स्टैचू खींचने वाले थे उनको पकड़कर नीचे खींचता है, लेकिन रस्सी छोड़ते ही उस स्टैचू के गिरने के बाद उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। मॉर्गन का गुस्सा अब काबू के बाहर हो चुका था और वो अपने आदमियों को लूफी को पकड़ने को बोलता है, लेकिन लूफी हेलमैपो को पकड़कर बेस के अंदर ले जाता है, जहां वो जोरो की तलवार ढूंढ सके। हेलमैपो बताता है कि उसने जोरो की तलवार अपने रूम में रखी है और जब तक लूफी मरीन फोर्स से लड़ रहा था, वो हेलमैपो को अपनी शील्ड बनाकर बच रहा था। लूफी उसके रूम में पहुंच जाता है, जहां पर 3 तलवार देखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उनमें से जोरो की कौन सी है। लेकिन तब तक हेलमैपो बेहोश हो जाता है। अब लूफी हैरान था कि इनमें से वो किसको ले जाए और वो वहां से तीनों को ले जाने का सोचता है। अब जैसे ही मरीन्स लूफी का पीछा करना स्टार्ट करते हैं, उनमें से एक देखता है कि कोबी जोरो को आजाद करने की कोशिश कर रहा है और वो मॉर्गन को जाके रिपोर्ट कर देता है। कोबी का ड्रीम था कि एक अच्छा सेलर बनकर मरीन बेस का करप्शन खत्म करना, और उसके कंधे से तभी एक गोली आकर लगती है जो कि मरीन्स के बेस की छत से चलाई गई थी। जोरो कोबी को भागने को बोलता है इससे पहले कि मरीन वाले वहां पर आ जाएं, लेकिन कोबी बताता है कि जोरो का जो भी एग्रीमेंट हुआ है हेलमैपो से वो सब झूठ है और इसीलिए लूफी ने उसे पंच किया था। वो पूछता है जोरो से कि क्या वो लूफी की मदद करेगा अगर वो उसे खोलता है तो।
लेकिन इतने में मॉर्गन और उसकी आर्मी परेड ग्राउंड में आ चुकी थी और दोनों को बंदूकों के निशाने पर घेर लेती है। मॉर्गन अपनी लोगों के साथ शूट करने को बोलता है, जिसे सुनकर जोरो को परेशानी होती है कि वो ऐसे नहीं मर सकता जब तक कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर देता। जब वो छोटा था, जोरो एक डोजो में ट्रेनिंग किया करता था, जहाँ वो एक फाइट में कुइना नाम की लड़की से हार जाता है, जो कि उस डोजो के मास्टर कोइशिरो की बेटी भी थी। 2000 बार लगातार हारने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था अपनी हार के लिए। लेकिन तभी एक रात वो कुइना को फिर से चैलेंज करता है, वो भी असली तलवारों के साथ। कुइना फिर से उसे हरा देती है और जोरो फिर से परेशान हो चुका था। लेकिन कुइना बताती है कि वो उससे ज्यादा परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, उसके पिता अब उसे ये कंटिन्यू नहीं करने देना चाहते। और वैसे भी उनका मानना है कि औरत कभी भी आदमियों की ताकत के सामने नहीं टिक सकती, एक ना एक दिन तो उसे हारना ही पड़ेगा। और जोरो इसे सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसे हमेशा से हराना चाहता था और इसीलिए तो वो इतनी मेहनत करता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक लड़की है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो उस वक्त एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनमें से एक इस दुनिया का सबसे महान तलवारबाज नहीं बन जाता, भले ही इसके लिए उन्हें एक दिन आपस में लड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन अगले दिन जोरो को पता चलता है कि कुइना की मौत हो गई है सीढ़ियों से गिरकर, जिससे दुखी होकर वो मास्टर कोइशिरो से पूछता है कि क्या वो कुइना की तलवार ले सकता है, और इमोशनली होकर बोलता है कि वो अपना और उसका सपना पूरा करेगा और इस दुनिया का सबसे ताकतवर और महान तलवारबाज बनेगा। प्रेजेंट में मरीन्स ने कोबी और जोरो पर गोलियां चलाना स्टार्ट ही कर दिया था कि लूफी खिड़की से कूदकर उनके सामने आ जाता है, जिसमें गोलियां उसके रबर की बॉडी से लगकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लूफी जोरो से पूछता है कि इसमें से तुम्हारी तलवार कौन सी है, लेकिन जोरो बताता है कि उसे 3 तलवार वाला यूजर बोला जाता है। अब मरीन्स ऐसे रुकने वाले तो थे नहीं, लेकिन जोरो लूफी का ऑफर मान चुका था कि वो एक पायरेट बनेगा। मरीन तलवारों से लूफी और जोरो की तरफ बढ़ते हैं। जोरो लूफी से उसकी तलवार देने को बोलता है, जिससे वो फ्री होकर एक बार में ही सारे मरीन्स को हरा देता है। लूफी उधर बचे हुए मरीन्स को अपनी रबर लेग से नॉकआउट कर देता है। कैप्टन मॉर्गन गुस्सा होकर बोलता है कि इतना जल्दी हार गए, खुद को गोली क्यों नहीं मार लेते, और भागकर लूफी की तरफ बढ़ता है। लूफी थोड़ी देर में ही मॉर्गन पर भारी हो रहा था, लेकिन हेलमेपो तभी कोबी को गन पॉइंट पर रख लेता है और अपने बाप को पिटने से रोक लेता है। लेकिन कोबी बिल्कुल भी डरा नहीं था, जबकि मौत उसके सर पर ही थी। लूफी सीधा एक पंच हेलमेपो को मारता है अपने गोम गोम पिस्टल यानी अपने रबर हैंड से। मॉर्गन इसका फायदा उठाकर उसके पीछे से हमला करने वाला ही था, लेकिन जोरो उसे काट डालता है। अब मॉर्गन और हेलमेपो हार चुके थे, तो सारे मरीन्स खुश हो जाते हैं। लूफी, जोरो और कोबी रिका के माँ के रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं। यहाँ वो दोनों प्लान करते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ जाने का। कोबी उन्हें सावधान रहने के लिए बोलता है, क्योंकि आगे और भी खतरे आने वाले हैं, लेकिन थैंक्स बोलता है उसे सिखाने के लिए कि अपने लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है। तभी वहाँ मरीन्स आकर उन्हें शुक्रिया बोलती है, लेकिन पायरेट्स होने के नाते उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, जो कि लूफी और जोरो मानने को तैयार थे। और मरीन्स कोबी को उनको ज्वाइन करने का ऑफर देती है। लूफी उन्हें कोबी और एल्बिडा की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है, जिससे कोबी उसे पंच करता है और बोलता है कि यहाँ सब ये नहीं बताना था। तभी लूफी उससे बदले में मारकर दिखाता है कि ये मेरा दोस्त भी नहीं है और ना ये कोई पायरेट है, जिसे देखकर मरीन मान जाते हैं कि कोबी कोई पायरेट नहीं है। तभी लूफी और जोरो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। कोबी मरीन से बोलता है कि वो कोई भी काम करने को तैयार है, बस इन दोनों को लिस्ट से बाहर कर दे जिसमें पायरेट्स का नाम है, जिस पर एक मरीन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन मरीन का चीफ मान जाता है। अब जैसे ही लूफी और जोरो की नाव समंदर में तैरने लगती है, वो भी उन्हें सैल्यूट करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि सारे मरीन फोर्सेस उन पायरेट्स को थैंक्स बोलने आई थी। लूफी कोबी से बोलता है कि वो फिर से मिलेंगे, शायद एक दोस्त के नाते नहीं बल्कि दुश्मन के, लेकिन वो मिलेंगे जरूर। और ग्रैंड लाइन की तरफ उनका सफर स्टार्ट होता है। और यहीं पर वन पीस का पहला आर्क स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए और सेकंड पार्ट के लिए भी कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।